Hello friends, this is SP. Welcome to Adega Manch. We are present here with another new session that is लक्ष्य टेट 2020. तो फ्रेंड्स यानी कि लक्ष्य टेट 2020 की एक सीरीज कंटिन्यू है जिसमें आज जो हम करने वाले हैं यानी कि ये जो रहेगा पार्ट 12 रहेगा यानी कि 12वां पार्ट। इससे पहले हम 11 पार्ट कर चुके हैं। इसमें जो हम डिस्कस कर रहे हैं यानी कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान से संबंधित जो पेडागोजी है उसके सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है। ठीक है, तो यानी कि मनोविज्ञान या फिर साइकोलॉजी से संबंधित जो पेडागोजी है उसके किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी, पेडागोजी से संबंधित आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं ये सीरीज़। यानी ये रहा आज के लिए इस सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है? फ्रेंड्स यानी कि वाइगोत्स्की ने एक थ्योरी दी है, उससे संबंधित यहाँ पे बात हो रही है। तो वाइगोत्स्की के द्वारा जो प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध है, ठीक है, वाइगोत्स्की ने डेवलपमेंट एंड लर्निंग से संबंधित एक सार प्रस्तुत किया है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे पूछा है। यानी कि विकास अधिगम से स्वाधीन है, जो विकास है वो लर्निंग से बिल्कुल स्वाधीन यानी कि स्वतंत्र है। विकास यानी कि डेवलपमेंट और लर्निंग अलग अलग चलते हैं, ठीक है। या फिर बी की बात करें, विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। जो विकास प्रक्रिया है वो लर्निंग प्रोसेस से पीछे रह जाती है। सब जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो लर्निंग प्रोसेस से पीछे रह जाता है, सबसे पहले लर्निंग रहती है, ठीक है। या फिर विकास अधिगम का समानार्थक है, या बिल्कुल समानार्थक है, दोनों एक साथ चलते हैं। या फिर अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रियाएं हैं, दोनों जो प्रोसेस है एक ही साथ समानांतर पैरेलल चलती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यानी कि वाइगोत्स्की के अनुसार वाइगोत्स्की ने जो संबंध स्थापित किया है विकास यानी कि डेवलपमेंट एंड लर्निंग में, ठीक है, तो वो जो है तो वाइगोत्स्की ऐसा मानते हैं कि इसके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बी ऑप्शन की विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। तो इनके अकॉर्डिंग यानी कि सबसे पहले जो लर्निंग प्रोसेस है, ठीक, लर्निंग प्रोसेस थोड़ा तीव्र यानी कि तेज़ गति से हो रहा होता है, ठीक है। जब भी बच्चा लर्निंग करना सीखता है ठीक है, अधिगम करना यानी कि सीखना सीख जाता है बच्चा, तो वो जो प्रोसेस है थोड़ी तीव्र गति से चलती है। उसी के साथ मतलब जो शुरुआत होती है वो एक साथ होती है, लेकिन जो विकास का क्रम है, ठीक है, विकास का क्रम थोड़ा पीछे रह जाता है, मतलब इसे हम धीमा मान सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने संबंध स्थापित किया है। लेकिन यदि हम बात करें जो विकास का प्रोसेस है सबसे पहले शुरू होता है किसी भी बच्चे में, जो विकास होता है सबसे पहले, लेकिन हम लर्निंग प्रक्रिया यानी कि अधिगम और विकास दोनों एक दूसरे से अलग कतई भी नहीं हैं, ठीक है। यानी कि विकास का हिस्सा ही लर्निंग यानी कि अधिगम विकास का ही हिस्सा है। लेकिन इनके अनुसार जो इन्होंने संबंध प्रस्तुत किया है यानी कि जो अधिगम प्रक्रिया है वो आगे बढ़ जाती है और जो विकास की प्रक्रिया है यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस थोड़ा स्लो होने के साथ साथ पीछे रह जाता है। कुल मिला के यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि एक निश्चित सीमा आने पर डेवलपमेंट कुछ समय के लिए रुक जाता है, लेकिन जो लर्निंग प्रोसेस है वो आगे तेज़ बढ़कर यानी कि कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात बिल्कुल भूलने की नहीं है, जो अधिगम है वो लर्निंग यानी कि डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है। फ्रेंड्स कोहलबर्ग यानी कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। इसमें इन्होंने 3 लेवल की बात की है, ठीक है, 3 लेवल यानी कि प्रत्येक लेवल में 2-2 स्टेज 2-2 अवस्थाओं की बात की है। कुल मिलाकर 6 ये स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके जो मॉरल डेवलपमेंट की हम बात करें तो इन्होंने नैतिक विकास को इस तरह से डिवाइड किया है। सबसे पहले यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता, ठीक है, यानी कि परंपरा से पहले वाली नैतिकता, उसके बाद परंपरागत नैतिकता एंड देन पक्ष परंपरागत, परंपरा से बाद वाली नैतिकता। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नैतिकता यानी कि इनकी थ्योरी की जो एक आलोचना है वो क्या है, जो प्रमुख आलोचना है, ठीक है।
इनकी थ्योरी की आलोचना के बाद भी इनकी थ्योरी एक मानक है, सर्वमान्य है, जिसको पढ़ा जाता है और उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आलोचना की बात हो रही है, कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूतिमूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया है। तो फ्रेंड ऐसा बिल्कुल नहीं है, इन्होंने अनुभूतिमूलक आधार एक माना है, ठीक है, तो ये सही होता है। कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया है कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है, ये भी बात सही है। यदि हम सी ऑप्शन की तरफ चलें तो कोहलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नता को महत्व नहीं दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा क्वेश्चन के हिसाब से। जो कोहलबर्ग की एक थ्योरी है उसमें महिला एवं पुरुषों को अलग तरह से उनकी जो नैतिक तार्किकता है, जो नैतिक लॉजिक है, ठीक है, या मॉरल लॉजिक की यदि हम बात करते हैं तो उसमें सांस्कृतिक विभिन्नता को कोई महत्व नहीं दिया है। हम देख पाते हैं कि मेल और फीमेल यानी कि पुरुष और महिलाओं में उनकी संस्कृति के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उनकी नैतिकता में, ठीक है, उनकी मॉरल लॉजिक में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं, कुछ डिस्क्रिमिनेशन निश्चित रूप से पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स इन्होंने महिला एवं पुरुषों की जो नैतिक तार्किकता है उसमें सांस्कृतिक विभिन्नता को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। इन्होंने सिर्फ इस तरह से नैतिकता को निर्धारित किया है कि महिला और पुरुष की इन्होंने कोई बात नहीं की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोहलबर्ग की थ्योरी है उसकी एक प्रमुख आलोचना यह है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक शिक्षार्थी केंद्रित कक्ष में अध्यापिका करेगी, यानी कि एक टीचर क्या करेगी, शिक्षार्थी सेंटर्ड यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड जो एक क्लास है उसमें एक टीचर क्या कर सकती है, अधिगम को सुगम बनाने के लिए बच्चों को एक दूसरे के साथ अंकों के लिए मुकाबला करने के लिए प्रोत्साहित करेगी, यानी कि एक कंपटीशन कराएगी कि किसके अंक ज़्यादा हैं किसके कम, या फिर वह अपने विद्यार्थियों से जिस प्रकार की अपेक्षा करती है उसे प्रदर्शित करना और तब बच्चों को वैसा करने के लिए दिशा निर्देश देना। या फिर सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं हम। सी ऑप्शन कहता है कि इस प्रकार की पद्धतियों को नियोजित करना जिसमें शिक्षार्थी अपने स्वयं के अधिगम के लिए पहल करने में प्रोत्साहित हों, ठीक है। या फिर डी ऑप्शन कहता है मुख्य तत्वों की व्याख्या करने के लिए व्याख्यान पद्धति का प्रयोग करना और बाद में शिक्षार्थियों का उनकी सहजता के लिए आकलन करना। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम में जहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड क्लास की हम बात करते हैं तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, यानी कि इस प्रकार की पद्धति नियोजित करनी चाहिए, ठीक है, जिसमें शिक्षार्थी स्वयं अपने स्वयं के अधिगम के लिए स्वयं के लर्निंग के लिए खुद से पहल करें और खुद से प्रोत्साहित हों। कुल मिला के उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा उनमें विकसित हो, वो आंतरिक रूप से इंटरनल रूप से वो अभिप्रेरित हों। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 कहता है गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार। सबसे पहले गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, यानी कि गार्डनर ने बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है। इन्होंने बुद्धि में बहुत सारे कारक निर्धारित किए हैं या बहुत तरह की बुद्धि बताई है इन्होंने। इस तरह से कह सकते हैं कि एक कारक बुद्धि में काम नहीं करता, 2 या 3 कारक नहीं करते। इनके अनुसार अलग अलग जो प्रतिभाएं होती हैं किसी भी बच्चे में, किसी भी व्यक्ति में, वो उनकी बुद्धि या कारकों के कारक होते हैं। क्योंकि कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो उसका जो कारक है स्पोर्ट्स संबंधी रहेगा। कोई बच्चा गणित में अच्छा है, कैलकुलेशन करने में अच्छा है, लॉजिक करने में अच्छा है, तो उसकी लॉजिक बुद्धि रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने, कोई बच्चा लैंग्वेज भाषा संबंधी उसमें ज्ञान ज़्यादा है, ठीक है, उसकी प्रतिभा भाषा संबंधी अधिक है तो उसकी भाषाई बुद्धि रहेगी। इस तरह से इन्होंने कुल मिला के गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है उसमें 7 तरह की बुद्धि का बखान किया है, ठीक है, 7 तरह की इन्होंने बुद्धि निर्धारित की हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। व्यक्ति आत्मबोध मतलब खुद का आत्मबोध करे, खुद को जाने, खुद को पहचाने, अपने इंटेलेक्चुअल रूप में खुद को, आध्यात्मिक रूप में खुद की परख कर पाए। गार्डनर के अनुसार जो बहुबुद्धि सिद्धांत हैं उसमें कौन सी बुद्धि काम करेगी, यानी कि संगीत में बुद्धि,
या ये कारक संगीतमय कारक, या फिर आध्यात्मिक कारक, या फिर भाषा विषयक, या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो फ्रेंड्स इन्होंने दो तरह की बुद्धि की और बात की है, दो तरह के कारक और निर्धारित किए हैं, यानी कि एक तो इंटरपर्सनल, ठीक है, एक होता इंटरपर्सनल और एक होता इंट्रापर्सनल। यहाँ पे इंटरपर्सनल की बात करें तो वो होता है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक जब व्यक्ति खुद से ही बात करता है, खुद की समझ विकसित करता है, मतलब खुद को जानने समझने की कोशिश करता है, अकेला एक ही व्यक्ति इंडिविजुअली यानी पर्सनली, तो उसे इंटरपर्सनल कहते हैं। यदि हम इंट्रापर्सनल की बात करें यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जानता है, समझता है, ठीक है, तो इस तरह से जो कारक हो गया वो इंट्रापर्सनल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आत्मबोध की जो बात होती है, ठीक है, वो बुद्धि का जो कारक रहेगा हावर्ड गार्डनर के अनुसार वो रहेगा यानी कि डी ऑप्शन। अभी हमने बात की इंटरपर्सनल, तो यहाँ पे इंटरपर्सनल जो कारक है वो आत्मबोध की बात करेगा, यानी कि एक व्यक्ति खुद को जानने, खुद का आत्मबोध करेगा, कुल मिला के ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंड्स हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये लग सीटेट 2020 यानी कि सीटेट 2020 को टारगेट करके एक सीरीज कंटिन्यू है जो सीडीपी संबंधित है, यानी कि सीडीपी में हम पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो ये स्पेशली तो सीटेट के लिए डिज़ाइन किए गए कोर्स है, लेकिन किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ये इक्वली इम्पोर्टेंट है, चाहे और अदर जो टीचिंग एग्ज़ाम्स स्टेट एग्ज़ाम्स हैं या टेट हैं उन्हीं सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। वाइगोत्स्की तथा प्याजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। फ्रेंड्स हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया, यहाँ पे भी, यानी कि लव वाइगोत्स्की और प्याजे। हम वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे। वाइगोत्स्की ने जो बात की है यानी कि सामाजिक इंट्रैक्शन, यानी कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है, सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी है इन्होंने, ठीक है, जेडपीडी की ये बात करते हैं। एंड इसके साथ साथ जो इनकी थ्योरी है काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि इनकी थ्योरी आपने नहीं देखी है तो आप हमारे अधिगमन चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट में मिलेगा, यानी कि सीडीपी कंप्लीट कोर्स जिसमें 40 प्लस वीडियो हैं, 40 से अधिक, उसमें वाइगोत्स्की की थ्योरी मिल जाएगी, उसको आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है, अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगा। और प्याजे की भी थ्योरी हमने डिस्कस की है, प्याजे के 2 पार्टों में हमने डिस्कस किया है प्याजे को। तो फ्रेंड्स वाइगोत्स्की और प्याजे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2 वाइगोत्स्की से और 2 प्याजे से, कुल मिलाकर 4 क्वेश्चन। तो किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे वो सी टेट हो, यूपी टेट हो, एच टेट हो, कोई भी स्टेट टेट हो, उसके साथ साथ KBS, NBS, DTET, सभी वाइगोत्स्की और प्याजे बिल्कुल भी अछूते नहीं रहते। तो दोनों के परिप्रेक्ष्य में एक प्रमुख विभिन्नता है। दोनों में क्या विभिन्नता है, ठीक है, ये दोनों से इतर कौन सी बात करते हैं? व्यवहारवादी सिद्धांतों की उनकी आलोचना, दोनों व्यवहारवादी आलोचना प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ये इनकी कोई भी एक इनमें अंतर नहीं है, कोई भी विभिन्नता नहीं है, दोनों व्यवहारवादी हैं और ये व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं, ठीक है। या फिर बच्चों को एक पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका, ठीक है, ये कोई विभिन्नता नहीं है। या सी की बात करें भाषा एवं चिंतन में उनके दृष्टिकोण, या फिर डी की बात करें ज्ञान के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना। तो फ्रेंड्स सबसे जो एक आलोचना है, इन दोनों में सबसे एक अंतर है या विभिन्नता है, इन दोनों ने भाषा और चिंतन को लेकर अलग अलग थ्योरी दी हैं, ठीक है। भाषा और चिंतन के संबंध में प्याजे अलग तरह से मानते हैं और वाइगोत्स्की अलग तरह से मानते हैं, यानी कि इनके जो थॉट है, इनकी जो थ्योरी है एक दूसरे के अगेंस्ट है, ठीक है, अगेंस्ट नहीं, मतलब कुल मिला के भाषा और चिंतन के संबंध में अलग अलग इन्होंने थ्योरी प्रस्तुत की है। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि जब भी दोनों को एक साथ, वाइगोत्स्की और प्याजे को दोनों एक साथ तुलनात्मक अध्ययन के लिए या इनकी आलोचना या इनका डिस्क्रिमिनेशन, विभिन्नता की बात हो तो भाषा और चिंतन, या फिर चिंतन भी ना हो तो भाषा के संबंध में इन्होंने अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। जब भी वाइगोत्स्की और प्याजे की बात हो तो भाषा और चिंतन में ये विभिन्नता प्रस्तुत करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इस पर अत्यधिक वाद विवाद होता है, मतलब इस चीज़ पर सबसे अधिक वाद विवाद होता है कि
क्या लड़कों एवं लड़कियों में योग्यताओं का विशिष्ट समूह उनके आनुवंशिक घटकों के कारण होता है? लड़के और लड़कियां, ठीक है, में जो अलग अलग तरह की योग्यताएं पाई जाती हैं, ठीक है, मतलब कुल मिला के कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो लड़कियों में लड़कों से भिन्न होती हैं और लड़कों में लड़कियों से भिन्न होती हैं। तो उनकी भिन्नता का कारण यानी कि आनुवंशिक घटक हैं, उनकी जीन्स हैं, जो पेरेंट्स से गुण मिले हुए होते हैं वो है, या फिर पर्यावरण है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से आप सबसे अधिक किससे सहमत हैं? तो सबसे अधिक किससे सहमत हैं, मतलब इस चीज़ का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण क्या हो सकता है कि लड़के और लड़कियों में जो योग्यताएं हैं, कुछ विशेषताएं हैं, वो उनके वंशानुगत कारण डिफरेंट होती हैं, अलग होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है फ्रेंड्स? क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन कहता है यानी कि लड़कियों को सेवा भाव के लिए सामाजिक रूप से तैयार किया जाता है, जबकि लड़कों को रोने जैसा संवेग प्रदर्शित करने के लिए हतोत्साहित किया जाता है। या फिर यौवन आरंभ के बाद लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि उनकी अभिरुचियां पूर्णतः विपरीत होते हैं। या फिर सी ऑप्शन की यदि हम बात करें, सी ऑप्शन कहता है सभी लड़कियों में कला विषयों के लिए अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जबकि लड़के आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन के लिए आनुवंशिक रूप से तैयार होते हैं। या फिर डी ऑप्शन कहता है लड़के सेवा भाव वाले नहीं हो सकते क्योंकि वे जन्म से इस प्रकार के होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यानी कि लड़के और लड़कियों में जो विशेषता है, ये वाली जो विशेषता है उनके आनुवंशिकता के कारण होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि लड़कियों में कला विषयों के प्रति ज़्यादा रुचि होती है, अंतर्निहित प्रतिभा होती है, उनकी जन्मजात प्रतिभा होती है कि लड़कियां होती हैं वो कला विषयों में ज़्यादा रुचि लेती हैं और जो लड़के होते हैं वो आक्रामक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसका आधार उनकी आनुवंशिकता है, ठीक है, आनुवंशिकता के आधार पर उनमें इस तरह के गुण, इस तरह की विशेषता होती है, ठीक है। औरों की बात करें तो वो बदल भी सकते हैं, लेकिन ये निश्चित है, ऐसा महसूस किया गया है, ठीक है, ऐसा देखा जाता है कि लड़कियों में, ठीक है, उनके आनुवंशिक गुणों के कारण, आनुवंशिक गुणों के कारण कला विषयों के प्रति लड़की ज़्यादा रुचि लेती हैं और बच्चे आक्रामक खेलों को पसंद करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हों, मतलब उनका जो मोटिवेशन है वो इंटरनली हो, ठीक है, वो स्वयं से प्रेरित हों, अपने आप से, उनको कोई बाह्य रूप से अभिप्रेरणा नहीं दिया जाए, ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन उनको प्रदान नहीं किया जाए, इस संदर्भ में वह करेगी। तो एक टीचर, या आप इसे इस तरह से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कि आप एक टीचर हैं, आप चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट्स आंतरिक रूप से खुद से अभिप्रेरित होकर काम करें, लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, खुद से सीखें। तो आप क्या करेंगे? सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के समान यानी कि एक समान मानकों को उल्लिखित करेंगे, सभी बच्चों के लिए एक समान मानक तैयार करेंगे। या फिर बी ऑप्शन कहता है अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे, इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे कि उसका अंतिम परिणाम यानी कि रिजल्ट क्या आने वाला है, सिर्फ उनके जो व्यक्तिगत रूप से उनमें अधिगम प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए जो उनकी क्षमता उस पर ध्यान देंगे। या फिर वस्तु रूप से पुरस्कार प्रदान करेंगे, या फिर इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाएंगे जो अभी सारे चिंतन को प्रोत्साहन देती हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो सबसे सटीक ऑप्शन रहेगा, सबसे सटीक ऑप्शन रहेगा यानी कि बी जो बात करता है यानी कि अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है, बच्चे फेल होंगे, पास होंगे, कौन सा बच्चा कितना सीखेगा, ठीक है, या कौन सा बच्चा नहीं सीखेगा, उस बात पर ज़्यादा ध्यान ना देकर सिर्फ ये देखेंगे वर्तमान समय में जो उनका व्यक्तिगत रूप से बच्चों के अधिगम प्रक्रिया, व्यक्तिगत रूप पर एक एक कर प्रत्येक बच्चे को किस तरह से वो अधिगम संबंधी प्रक्रिया कर रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, उनकी एक्टिविटी कितना वो एक्टिव हैं, कितना एक्सप्लोर कर रहे हैं, इस बात पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो कुल मिला के बच्चे इंटरनली यानी कि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है, ठीक।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें इस विश्वास की तरफ ले जाती है कि, यानी कि कक्षा परीक्षण, जब भी हम क्लास में कोई भी टेस्ट लेते हैं, कोई भी परीक्षण करते हैं, ठीक है, चाहे वो फॉर्मेटिव हो, चाहे वो समेटिव हो, या हम यूनिट टेस्ट करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, किसी तरह से, तो अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता, यहाँ पे देखो एक बच्चा है, ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको आप टिक कर लीजिए। एक बच्चे की असफलता किस विश्वास की तरफ ले जाती है, यहाँ पे एक बच्चा ना होकर यानी कि पूरी क्लास की बात हो या सभी बच्चों की बात हो, तब क्वेश्चन दूसरी तरह से भाषा मतलब ऑप्शन उसके रहेंगे, उसका आंसर तब अलग रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे के फेल होने की बात हो रही है, एक बच्चे की असफलता की बात हो रही है, तो ऑप्शन यानी कि आकलन वस्तुनिष्ठ है तथा असफलताओं को स्पष्ट रूप से पहचानने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। या फिर पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। इस चीज़ में यदि एक बच्चा क्लास में फेल होता है तो उसके पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्धति, आकलन प्रक्रिया आदि पर विचार करने की आवश्यकता है, ठीक है। या फिर कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, चाहे व्यवस्था उन पर कितना भी अधिक प्रयास करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इस बात का स्टेरियोटाइप नहीं बना सकते, पूर्व अनुमान नहीं बना सकते कि कुछ बच्चे अनुत्तीर्ण होते ही होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये कोई एक विश्वास नहीं कि कुछ बच्चे अनुत्तीर्ण ही होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, सभी बच्चे पास होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा। बच्चे कुछ निश्चित क्षमताओं और कमियों के साथ पैदा होते हैं, बच्चे में कुछ कमियां होती हैं, इस कारण वो फेल हो जाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक टीचर, एक स्कूल शिक्षा का दायित्व है कि बच्चों में सुधार प्रस्तुत करे, उसका उपचारात्मक अध्ययन करे और बच्चे के लिए उनकी गलतियों को सुधारे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए भी हट जाता है, सी और डी हट जाता है। जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा बी कहता है यदि क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर एक बच्चा फेल होता है तो ये निश्चित करना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण पद्धति क्या है और आकलन प्रक्रिया, उस पर दोबारा से विचार किया जाए और हो सके तो उसमें बदलाव किया जाए, जिस कारण सभी बच्चे, आगे से कोई भी बच्चा फेल ना हो, सभी बच्चे पास हों। तो फिर हम जो बात कर रहे थे, ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा जाता है कि क्लास में यदि ज़्यादातर बच्चे फेल होते हैं, मोर देन 50%, 50% से ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं किसी विद्यालय में, किसी स्कूल, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसके लिए क्या चीज़ जिम्मेदार है, ठीक है। तो उसके लिए पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, पूरा इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार है, कोई एक बच्चे की कमी नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बार बार पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्कशन है, एनालिसिस, हम क्वेश्चन को इस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बेशक एक क्वेश्चन पर थोड़ा क्वेश्चन कंज्यूमिंग है, ज़्यादा समय हम ले रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि क्वेश्चन अच्छी तरह से डिस्कस हो, अच्छी तरह से समझ आए। सिर्फ हम आंसर मुहैया नहीं करा रहे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ थोड़ी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जो गलतियां करते हैं, ठीक है। आप एक टीचर बनकर जाते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि वो गलतियां कर रहे हैं, एरर कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं। इस परिस्थिति का आपके विश्लेषण के अनुसार कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? आपने विश्लेषण किया तो सबसे उपयुक्त क्या है? बच्चों का बुद्धि स्तर निम्न है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि बच्चे गलती कर रहे हैं तो उनको हम ये कह दें कि उनमें बुद्धि नहीं है, या वो निम्न बुद्धि हैं या मंद बुद्धि हैं। ऑप्शन ए यहाँ से हट जाता है, ठीक है। यदि हम बी की बात करें, बच्चों के अध्ययन में रुचि नहीं है और वे अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कह सकते हैं कि रुचि नहीं है इसलिए वो गलती करते हैं, लेकिन अनुशासनहीनता उत्पन्न करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन हट जाता है। यदि हम सी की तरफ चलते हैं, बच्चों को आपकी कक्षा में प्रोन्नत नहीं करना चाहिए था, अगली कक्षा में आपने प्रोन्नत कर दिया इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। यानी कि एक विश्लेषण करेंगे बच्चों की गलतियों पर, तो ये चीज़ होगी, बच्चों ने अभी तक संकल्पनात्मक स्पष्टता प्राप्त नहीं की है,
ठीक है। जो एक संकल्पना, जो कॉन्सेप्ट आप प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें स्पष्टता यानी कि उसको बेहतर तरीके से समझा नहीं है तथा आपको अपनी शिक्षण पद्धति पर चिंतन करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो कुल मिला के जो बच्चे के कॉन्सेप्ट हैं, बच्चे की संकल्पना है, बच्चे की जो अवधारणा है, ठीक है, वो बेहतर रूप से क्लियर नहीं हो पाई हैं। इसलिए आपको यह चाहिए, एक टीचर, एक इंस्टीट्यूशन, एक विद्यालय को यह चाहिए, एक स्कूल को, कि अपनी शिक्षण पद्धति में वो सुधार करें, डिफरेंट टाइप की शिक्षण पद्धति अपनाएं जिस कारण बच्चे गलती ना कर सकें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा फ्रेंड्स इस सीरीज़ का, यानी कि लक्ष्य टेट 2020 जो हम पार्ट 12 कर रहे हैं, यानी कि भाग 12, ठीक, यानी कि मनोविज्ञान पेडागोजी से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। 10 ही क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं प्रत्येक पार्ट में। तो लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यानी कि एक विद्यार्थी एक प्रकरण में मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करती है। कोई भी एक स्टूडेंट है, ठीक, वो एक प्रकरण है, एक टॉपिक है, उसके मुख्य बिंदु को रेखांकित करती है, सही बात है, ठीक है, उसने अंडरलाइन कर ली कि ये बिंदु हैं, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण बनाती है, ठीक है, तथा प्रकरण की समाप्ति पर अपने दिमाग में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों को प्रस्तुत करती है, ठीक है। कोई भी एक बच्ची है, कोई भी एक स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी, वो एक प्रकरण के कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करती है और अपने मस्तिष्क, अपने ब्रेन, अपने कॉग्निशन में एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। एंड उसके बाद समाप्त करने के बाद उस प्रकरण को वो उसके दिमाग में जो उत्पन्न हुए उन क्वेश्चंस को प्रस्तुत करती है, ठीक है, क्वेश्चन पूछती है। तो वह क्या करती है, यानी कि विचारों के संगठन के द्वारा अपने चिंतन को निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, यानी कि विचारों के संगठन के द्वारा वो उसका चिंतन है, उसका थॉट प्रोसेस है, उसको निर्देशित करने की कोशिश कर रही है, या फिर अनुरक्षण पूर्वाभ्यास की रणनीति का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है, या फिर प्रेक्षण अधिगम सुनिश्चित कर रही है, या फिर हम डी की बात करें, केंद्र बिंदु की विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। जो केंद्र विधि है उस विधि का प्रयोग करने की कोशिश कर रही है। तो फ्रेंड्स, यानी कि कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक विद्यार्थी है, किसी प्रकरण को वो हाईलाइटेड करती है, उसके बिंदुओं को मतलब बेहतर तरीके से पढ़ती है, उसका एक दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण करती है, उसके बाद वो प्रश्न पूछते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो कर रहे हैं, ऑप्शन ए की तरफ हम बढ़ेंगे। ऑप्शन ए, यानी कि विचारों के जो संगठन है उसके द्वारा अपने जो चिंतन है, जो विचारशीलता है, उसको निर्देशित कर रही है, ठीक है। निर्देशित करने के बाद वो उसको कोशिश कर रही है कि किस तरह से वो अपने विचारों को निर्देशित करे, यानी कि अपने चिंतन शक्ति को किस तरह से निर्देशित करे। निर्देशन के बाद उसके बाद जो उसके मस्तिष्क, उसके माइंड, उसके ब्रेन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं उनको वो पूछ रही है। तो फ्रेंड्स, ये था यानी कि लक्ष्य टेट 2020 साइकोलॉजी पेडागोजी से संबंधित, यानी कि सीडीपी की पेडागोजी को कर रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की सीरीज़, जिसमें आज हमने पार्ट नंबर 12 डिस्कस किया, ठीक है। आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, यानी कि पेडागोजी से संबंधित आपकी समझ को विकसित करेगी। ये सीरीज़ आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये सेशन ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।